गोमते माँ नाम एक है। प्यारे प्यारे फूल बूंदे माँ नाम एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप देश भाषा जाने अनेक है। कोयल की कूक न्यारी, पपी है कि भेड़ प्यारी। कोयल की कूक न्यारी, पपी है कि भेड़ प्यारी। गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप देश भाषा जाने अनेक है। गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी। सभी बच्चों शुभ दोपहर। आज अभी जिस देश में गंगा बहती है पाठ को बाकी पद्यों की भाव की बताने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। पिछली कलांश में मैं जिस देश गंगा बहती में पाठ में पिछली 4 पद्यों की भाव को आपको बताया। इस भावों की बताने के लिए मैं स्पष्टता पूर्वक बताया। आप स्पष्टता पूर्वक बताने के लिए आपको यही मालूम है नहीं, मुझे मालूम है नहीं तो मुझसे बताइए से मैं भी फिर बताने की प्रयत्न करूँ। 5वां पद्य यही तरह है। मैं भी गाना गाकर आपकी सुनाऊंगी। आप ध्यान से पाठ्य पुस्तकों में देखिए। इस गाना इस पर है, इसी तरह होता है। मिलजुल के रहो, प्यार करो, ये कुछ चीज यहती रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मिलजुल के रहो, प्यार करो, ये एक चीज यह तो रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। इसी तरह पद्य इसमें कौन दिया गया है? शैलेंद्र जी ने भारतीयों का महान विशेषों की बताने के समय इसी तरह पद्य का दिया गया है। इस पद्य में आने वाले कठिन शब्दार्थ को मैं भी एक ही चार्ट पर लिखकर आपके पास लाया। यही चार्ट इसी तरह होता है। यही चार्ट यह है, यही चार्ट यह है, यही चार्ट यह है। इसमें इसी तरह कठिन शब्दार्थ लिखकर मैं भी लाया। इसमें कठिन शब्दार्थ क्या है? कठिन शब्दार्थ मिलजुल कर, मिलजुल कर माने क्या है? आपस में मिला हुआ। आपस में क्या है? मिला हुआ, मिला हुआ। प्यारा क्या है? प्रिय है। प्यारा क्या है? प्रिय है। मिलजुल कर हुआ क्या है? కలిసి మెలిసి ఉండడం। इसका भाव अर्थ क्या है? इसमें क्या भी हो सकता है? मिलजुल कर रहता है, प्यार से रहता है, प्रेम से रहता है, भाईचार की भावना से रहता है, भाईचार के संदेश मिलता है। यही पद्य में। इसी तरह पद्य में क्या भाव मैं मुझको लाया है? इस पद्य में किसकी तरह भावना है? मेरा भावना में किसी तरह भावना होता है। भारत में महान लोगों में इसी तरह भावनाएं मिलती है। मिलजुल कर रहते हैं, भाईचार के संदेश मिलता है। भारत में अनेक नागरिक होती है। पराई लोगों के देश से आने पर भी
मुझसे अच्छा पूर्वक व्यवहार करती है, अच्छा मनन करती है, गौरवपूर्ण व्यवहार करते हैं। इसी तरह व्यवहार करने से इसमें क्या है, इसमें क्या मिलती है, मिलजुल से रहती है और प्रेम पूर्वक व्यवहार करती है। इस तरह व्यवहार करने से मुझसे आपसे क्या संदेश मिलता है, भारत में महान लोग होती है, इससे अच्छी भावनाएं होती है। अच्छी भावना से मैं भी कुछ सिखाना पड़ता है। क्या सिखाना पड़ता है, भाईचारे का संदेश सिखाना पड़ता है, कैसे व्यवहार करना सिखाना पड़ता है, किससे व्यवहार करना सिखाना पड़ता है। इसी तरह संदेश मिलने से हमें क्या संदेश देता है शैलेंद्र जी ने, भारत देशों के लोगों में सच्ची की भावना है, अहिंसा की भावना है, मानवता की भावना है, परोपकार की भावना है। परोपकार की भावना ही नहीं है, सद्भावना है, अच्छी भावना है। अच्छी भावना से दूसरों की व्यवहार करने की भावना है। इसी भावनाओं से हमें इस तरह भावनाओं की मिलाने की संदेश मिलता है। यही पद्य का भावना है। इसी तरह संदेश कौन देता है, शैलेंद्र जी हिंदी कवि ने इस तरह का संदेश देता है। इस तरह संदेश आपको अच्छी लगती है, अच्छी लगती है? नहीं लगने से मैं भी दूसरी बार बताने की मैं भी लाऊंगी। तीसरे और 5 छठवा पद्यों की भावों की मैं भी बताने आया हूँ। इसी तरह भावों की मैं भी दूसरी बार बताती हूँ। इसी तरह 5वां पद्य को भावों की मैं भी बताया आपको, इस सारांश को मैं भी बताया। इसी तरह अगले पद्य क्या है, 6वां पद्य है। 6वां पद्य का मैं भी गाना गाकर आपको सुनाऊंगी। आप ध्यान से देखिए टेक्स्ट बुक में। जो जिससे मिलना सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने, मतलब के अंधे होकर रोटी को पूजा हमने। जो जिसने मिलना सीखा हमने, गैरों को भी अपनाए हमने, मतलब के लिए अंधी होकर रोटी की नहीं पूजा हमने। इसी तरह पद्य भाव इसी तरह दिया गया है। इस पद्य को भाव को मैं भी ध्यान से आप सुनाऊंगी, आप ध्यान से सुनिए। इस पद्य का अक्षर को सभी शब्दार्थों की मैं भी शामपट पर यदि चित्रपट कर लिख कर मैं भी इसी को आया था। इस शामपट पर इस चित्र को लिख कर आया था। आप ध्यान से नोटबुक में लिखने का प्रयत्न कीजिए। इसका अर्थ यही है, गैर माने अन्य पराया, मतलब के लिए अंधी होकर सभी स्वार्थी बनना, मतलब की रोटी पूजना, अपने हित के लिए ही सोचना, आवश्यकता के अनुसार विचार बदलना। इसी पद्य में यही तरह कठिन शब्दार्थ इस चार्ट पर मैं भी लिखकर लाया। आप नोटबुक में लिखने के प्रयत्न कीजिए। इसमें इसी तरह इस पद्य में दिया गया है। इसका भाव मैं भी स्पष्टता पूर्वक आपको समझाऊंगी, आप ध्यान से सुनिए। इसका भावार्थ क्या है, जो जिससे मिलना सीखा हमने, जो जिससे मिला सीखे हमने, किससे मिला सीखा हमने, किससे मिला सीखे हमने। हम भारतीय है, भारत देश में गंगा नदी प्रवाहित होती है। गंगा नदी पुण्य नदी है, पवित्र नदी है, आकाश गंगा है। गंगा नदी गंगोत्री से लाई है। भारत देश में अनेक पुण्य मूर्तियों का जन्म दिया गया है। इस पुण्य मूर्तियों में प्रमुख है गांधी जी है। इस गांधी जी ने सत्य अहिंसा को पहचान कर अपना आयुध बनकर भारत देश की स्वतंत्रता पाने के लिए बहुत कृषि किया गया है। इसी तरह मनुष्य है। भारत देश में सच्चा हरिश्चंद्र है, सती सावित्री है। सच्चा हरिश्चंद्र सच का प्रतीक है।
भगवान का प्रतीक है, भगवान सच्चे रूपी है। इसी तरह प्रतीक को सच्चे हरिश्चंद्र को हमें मानते हैं। इसी तरह प्रतीक आने वाले व्यक्तियों में हरिश्चंद्र है। इसी तरह स्वतंत्रता लाने के लिए अनेक नायकों ने प्रयत्न किया गया था। इस नायकों ने गांधी जी है, जवाहरलाल नेहरू जी ने है, और राजेंद्र प्रसाद जी ने है, बाल गंगाधर तिलक जी है। इसी के तरह स्वतंत्र आने के बाद भी है हमारे राज्य गणतंत्र राज्य बनने के लिए अनेक नायकों ने कष्टपूर्वक व्यवहार बनकर, कष्ट रूप जीवित बनाकर हमारे देश की गणतंत्र राज्यों में बनने के अपने खुशी इसी दे सराया। इसी तरह कष्ट रूपी बनने वाले व्यक्तियों में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भी है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय राज्यांगम, इसी तेलुगु में भारतीय राज्यांगम, हिंदी इंग्लिश में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी में भारतीय संविधान है। इस संविधान में लिखने के लिए बहुत कष्ट किया था। इसी के लिखने के लिए 2 years 11 months 18 days हो गया था। इसका काल है, लिखने का काल क्या है? 2 years 11 months 18 days है। इस संविधान, भारतीय संविधान में शेड्यूल है, और शेड्यूल भी नहीं है, प्रकरण भी है। इसी तरह कैसे व्यवहार करना है, कैसा पालन करना है, इसी तरह व्यवहार भारत में संविधान के प्रकार भी किया है। इस संविधान है प्रपंच राज्यांगों में की अच्छी बनती है, अच्छी बनती। इसी को देखकर प्रपंच राज्यांगों की पुट्टिनिल्लु कहते हैं। भारत राज्यांग को प्रपंच राज्यांगों की पुट्टिनिल्लु भी कहते हैं। इसी तरह राज्यांगों में भारत राज्यांग बहुत प्रमुख मनाती है। इस राज्यांगों की तरह व्यवहार करने की योग्य भारतीयों के लिए है। भारतीय किसकी योगदान है? गंगा नदी प्रवाहित होने वाले के कारण, इसी पुण्य नदी प्रवाहित होने के वाले के कारण, पवित्र नदी प्रवाहित होने वाले के कारण भारतीय लोगों में अच्छी गुणी बसी है, अच्छी महान गुणी बसी है। इसी तरह बनने के कारण महान लोगों की, व्यक्तियों के जीवित चरित्र को पढ़कर भी महान बनने का सभी लोगों बनाया जाता है। सभी लोग अच्छी लोग बनाए जाते हैं, बुरी व्यवहार नहीं करते हैं, सभी अच्छी व्यवहार भी करते हैं। इसी तरह पद्य में क्या दिखाई दे रही है? इसी तरह पद्य में क्या भी दिखाई दे रही है? जिससे मिला सीखा हमने, किससे मिला सीखा हमने? भारतीय लोगों से मिला सीखा हमने, गैरों से भी अपनाया हमने। 2 years के पूर्व, 200,000 के पूर्व भारत को ही अंग्रेजों ने पालन किया था। अंग्रेजों में केवल व्यापार के लिए भारत देश के आई है, मगर भारत देश की स्वतंत्रता लाने से अनेक कष्ट रूप व्यवहार करते हैं भारतीय प्रजाओं से। इसी तरह व्यवहार करने भी भारतीय लोग कष्टपूर्वक व्यवहार करने पर भी इससे सहित है। इतर देशों की प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, अंग्रेज पराये लोगों से भी अच्छे रूप व्यवहार करते हैं, मगर अनेक कष्ट रूप स्वाधीनता से अनेक कष्ट रूप व्यवहार करते हैं भारतीय लोग। भारतीय लोग इससे भी नहीं है, अच्छा रूप व्यवहार करती है, मिलकर रहती है। इसी तरह मतलब के लिए अंधे होकर, यदि लोग भारत देश में आते हुए भी मतलब के लिए अंधे होकर स्वार्थी नहीं है, स्वार्थ रूपी नहीं है, निस्वार्थ से व्यवहार करती है। इसी तरह मतलब की रोटी पूजना, मतलब की रोटी पूजना माने क्या है? अपने हित के लिए नहीं सोचना है। भारत लोग दूसरों के हित के लिए सोचना है, दूसरों के हित के लिए, दूसरों की परोपकार कैसा करना है, इसी के लिए भी सोचना है भारतीय लोग। और आवश्यकता के अनुसार विचार बदलना, आवश्यकता के अनुसार भारतीय लोग विचार नहीं बदलते हैं, कष्ट रूप से एक ही व्यवहार करते हैं, अच्छे से एक ही व्यवहार करते हैं। कष्ट रूप से अपने आपातकाल में यदि सहेली होती है तो किसी सहेली है तो अपने पास कहीं होने पर भी, नहीं होने पर भी अपने पास देने के लिए प्रयत्न करते हैं भारतीय लोग इस भारतीय देश में होती है। इसका कारण यहाँ के भारत देश में गंगा नदी प्रवाहित होती है। जिस देश में गंगा बहती है, ये దేశంలో అయితే గంగ ప్రవహిస్తుందో
यदि लोग गंगा से प्रभावित होने के लिए दूसरे लोगों से अच्छे रूपक व्यवहार करते हैं। इस 2 मुहावरों का दिया गया है इस पाठ में। मुहावर माने क्या है? एक वाक्यांश है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। हिंदी अंग्रेजी में इडियम कहते हैं। इस मुख्यांश को, कंप्लीट सेंटेंस को, अच्छी मुहावर को एक के विशेष अर्थ प्रकट करने के लिए यही मुहावर दिया गया है। इस मुहावर को अर्थ को मैं भी दूसरी बार बताया। इसका अर्थ क्या है? मतलब के लिए अंधे होकर स्वार्थी बनना, मतलब की रोटी पूजना, अपने हित के लिए ही सोचना, आवश्यकता के अनुसार विचार बदलना। पिछले कलांश में मैं भी एक की मुहावर को आपके बताया। क्या है? जान से प्यार होना। जान से प्यार होना माने क्या है? बहुत प्रिय होना। मैं पिछले कलाम से एक ही मुहावर भी आती है। इसी कलांश में, इस पद्यांशों में इसी तरह मुहावर भी आती है। इस मुहावर का अर्थ क्या है? इस मुहावर का अर्थ भारतीयों का महान लोगों की विशेषता बताने के लिए ही इसी मुहावर के कौन इसमें दिया गया है? शैलेंद्र जी ने दिया गया है। शैलेंद्र जी ने क्या है? यही कवि है। आपको पिछले कलांश में बताया है। इस कलांश क्या है? इस कलांश में क्या बताया है? इस कलांश में क्या बताया है? शैलेंद्र जी ने एक की लिरिसिस्ट है। एक ही लिरिसिस्ट है, अंग्रेजी कवि है। हिंदी को 200 से अधिक गीत गाई के लिए लिखी गई है। इसका नमूना चित्र यह है। पिछले कलांश में मैं भी आपको दिखाया, इस चित्र को मैं भी दिखाया। मैं फिर भी इस कलांश में भी दिखाना पड़ता हूँ। इस कलांश में कौपरिचय इस पर है, इसका कौपरिचय इसी तरह है। इस कलांश में आपका मैं भी दूसरी बार बताने की कोशिश करती हूँ। इसका कौपरिचय क्या है? आपका जन्म कहाँ मिलता है, कब होता है? इसका जन्म अगस्त 1923। 1923 माने क्या है? 1923 में हुआ था। 1900 कितने में हुआ था? 1900 1923 में अगस्त 30 माने क्या है? अगस्त 30वां दिन इसका जन्म कहाँ हुआ था? रावलपिंडी ग्राम में, पाकिस्तान में हुआ था। बचपन से ही आपका ध्यान किस पर पड़ा? कविताएं लिखने पर भी पड़ा था। मगर यह रावलपिंडी में जन्म होने पर भी युवा अवस्था में आपका परिवार के साथ किस ग्राम में गया था? कहाँ गया था? मथुरा गया था। मथुरा किसके पास में है? किसके पास है? आगरा के ग्राम में, ग्राम के निकट है। निकट माने क्या है? समीप है, दग्गरा। समीप माने क्या है? तेलुगु में दग्गरा। आगरा के समीप मथुरा है, इसके पास जाना है। इसी तरह जाने के कारण आपके प्रोफेशन क्या है? रेलवे के काम करना है। रेलवे के काम करते समय आपका ध्यान अधिकांश समय कविता पर पड़ा था, कविता लिखने पर पड़ा था। 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिली थी। 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिली थी। आपका मृत्यु 1966 में हुआ था। 1966 में आपका मृत्यु हुआ था। यदि पद्य भाव आपको समझ में आई है? नहीं, मैं भी आपको मुझसे बताने से मैं भी फिर भी दूसरी बार इसका शब्दार्थ को बताने के लिए मैं भी प्रयत्न करूंगी। इस पद्य के 7वें पद्य की भावों की मैं भी समझने की प्रयत्न करूंगी। इस पद्य क्या है? इस पद्य मैं भी गाना गाकर गाऊंगी। अब हम तो सारी दुनिया से कहती हैं,
हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। यही पद्य को मैं भी शामपट पर लिखता हूँ। आप जान से नोट पुस्तक में लिखने की प्रयत्न कीजिए। अब हम तो सारी दुनिया, अब हम तो यही पद्य यही तरह है। इसके भावों की मैं भी जान पूर्वक आपके समझाऊंगी। इस पद्य का भाव क्या है? अब हम तो क्या सारी दुनिया, सारी दुनिया माने क्या है? वर्ल्ड है। इस वर्ल्ड से अब हम तो क्या सारी दुनिया, सारी दुनिया से हमें करती है। सारी दुनिया से हम क्या करते हैं? सारी दुनिया क्या है? सारी दुनिया माने वर्ल्ड है। वर्ल्ड का मैप आपके सामने मैं भी प्रस्तुत करूंगी। वर्ल्ड मैप। इस वर्ल्ड मैप में भारत देश पूरब की ओर स्थित है। पूरब की ओर, भारत की पूरब ओर क्या है? बे ऑफ बंगाल है। पश्चिम की ओर क्या है? अरेबिया समुद्र है। उत्तर की ओर क्या है? हिमालय पर्वत है। दक्षिण की ओर क्या है? हिंदू महासमुद्र है। इसी तरह इस भारत देश के 4 दिशाएं होती है। इस प्रपंच पट में भारत का स्थान प्रमुख होती है। भारत का स्थान प्रमुख होने के कारण हमें यूएनओ में, यूएनओ माने क्या है? यूएनओ माने क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तेलुगु में क्या है? ऐक्य राज्य समिति में भारत देश का शाश्वत सभ्यत्व, परमानेंट मेंबर काउंसिल में परमानेंट मेंबर बन गया था। यही मेंबरशिप बनाया रखने वाले भारत देश में अनेक लक्षण मिलता है। यही तो सारी दुनिया है। सारी दुनिया माने क्या है? सारी दुनिया माने क्या है? वर्ल्ड है। इसमें हम उस देश के वासी है। वासी माने क्या है? निवसित करती है। निवसित करने क्या है? निवसित करना क्या है? हम उस देश के वासी हैं। सारी दुनिया क्या करती है? सारी दुनिया से भारत देश में अनेक महान लोगों का लक्षण मिलता है, महान लोगों का गुण मिलता है। भारत देश में अनेक प्रजाओं के मिलजुल कर रहते हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक, रंग रूप वेश भाषा शाहे अनेक है। माने क्या है? రంగు రూపు వేష భాష ఏది ఎలాగున్నప్పటికీ కూడా हिंदीలో ఎలా ఉన్నప్పటికీ కూడా भारत देश में प्रजा एक है। हिंद देश के निवासी एक है। हिंद देश माने क्या है? भारत देश है। हिंद इंडिया, इंडिया माने क्या है? भारत देश। हिंद देश के निवासी बेला गुलाबी जूही चंपा चमेली राग मगर एक है। राग मगर एक है। इसी तरह हिंद देश के निवास की पद्य में भारत देश के विशिष्टता के बारे में बताया है। इस हिंद देश के निवासी सारी दुनिया से हमें क्या कहते हैं? सारी दुनिया से भारत अच्छी लगती है। सारी दुनिया में भारत में अनेक गुणों के गाकर सारी दुनिया से भारत कहते हैं। कैसे कहते हैं? भारत अच्छी है,
भारत में पवित्र नदी है, भारत में पुण्य नदी है, भारत में गंगा नदी है, भारत में अनेक नदियां हैं। इस नदियों में प्रमुख क्या है? गंगा नदी है। इस गंगा नदी होने के कारण क्या है? भारत में गुणों, अनेक अच्छे गुणियों भारत में बसे हैं, भारतीय लोगों में बसे हैं। इस लोगों के बसे के कारण क्या है? बसे से इस गुणों की सारी दुनिया की ओर गाना गाकर लगने की प्रमुख कृषि कौन करती है? कौन करती है? श्री शैलेंद्र जी ने, हिंदी लिरिसिस्ट ने किया था। शैलेंद्र जी ने अपनी कविताओं ने भारतीय गुणों के अच्छी लगने से भारतीय गुणों की सारी दुनिया की ओर प्रकट करने की अपने लिखने से प्रयत्न किया गया है। इसी देश के वासी है भारत। इसी देश के वासी क्या है? भारत के वासी है। किस देश के वासी है? भारत के वासी है। जिस देश में क्या प्रवाहित होती है? गंगा नदी प्रवाहित होती है। जिस देश में गंगा बहती है, यही तरह के देश में भारतवासी है। मैं, तुम सभी लोग भारत के वासी हो। इस भाव का, इस पद्य का भाव आप ध्यान से सुनेंगे। कैसी शंका नहीं आती है? शंका आती है तो मैं भी बोलूंगी, मैं भी फिर भी बोलूंगी। आपको नहीं है शंका? नहीं आती है कि फिर अगले पद्य की ओर चलाने के लिए मैं भी प्रयत्न करूंगी। पाठ भाग में अंतिम पद्य को बारे में मैं भी गाना गाकर गाऊंगी। आप ध्यान से पाठ्य पुस्तकों में देखिए। होंठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। होंठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। इस पद्य को मैं शामपट पर लिखूंगी। आप नोटबुक में लिखने की प्रयत्न कीजिए। यही टेक्स्ट बुक में इसी तरह पद्य को पिछले कलांश में एक ही पद्य के बारे में बताया। इसी तरह पद्य दिया गया था। पहला पद्य और 8वां पद्य एक ही है। पहला पद्य और फर्स्ट पद्य और 8th पद्य सेम भी है। इसी टेक्स्ट बुक में इस पाठ्य भाग में सेम पद्य को दिया गया है शैलेंद्र जी ने। शैलेंद्र जी ने इस तरह पद्य में क्या कहते हैं, पिछली कलांश में इस पद्यांश के बारे में मैं भी बताया। इस शब्दांशों की, कठिन शब्दांशों की मैं भी इस नमूना चार्ट पर लिखकर लाया। इस शामपट पर लिखकर लाया। इसको शब्दाब्दम के मैं भी बताया। आप ध्यान से सुनिए। होंठ माने क्या है? होंठ माने क्या है? लिप्स। लिप्स माने क्या है? पेदवुलु। सच्चाई माने क्या है? सत्यता, ट्रूथ। दिल माने क्या है? मन, हॉट। सफाई माने क्या है? स्वच्छता, क्लीनलीनेस। होंठ माने क्या है? लिप्स। लिप्स माने क्या है? पेदवुलु, होंठ। सच्चाई माने क्या है?
सत्यता, ट्रूथ। दिल माने क्या है? मन है। मन माने क्या है? हाथ है। हाथ माने क्या है? तेलुगु में हृदयम। सफाई माने क्या है? स्वच्छता, क्लीनलीनेस। इन तेलुगु में क्या है? शुभ्रता, परिशुभ्रता, स्वच्छता, शुभ्रता। इसी तरह शब्दार्थों की मैं भी इस टेक्स्ट बुक में दिया गया है। मैं भी इस पद्यों के भावों की समझ लेने के लिए मैं भी प्रयत्न करूंगा। इस पद्य का भाव यह है, होंठों पे सच्चाई रहती है। किसके होंठों पे सच्चाई रहती है? किसके होंठों पे सच्चाई रहती है? किसके होंठों पे सच्चाई रहती है? भारत के होंठों में, भारतवासी के होंठों में सच्चाई रहती है। भारतवासी के होंठों पे सच्चाई रहती है। किसके दिल में सफाई रहती है? भारत देश की प्रजाओं के दिल में, मनुष्यों के दिल में सफाई रहती है। भारत देश होंठों पे, किसके होंठों पे सच्चाई रहती है? भारतीय लोगों की, भारतीय लोगों की, भारतीय लोगों के होंठों पे सच्चाई रहती है। और किसके दिल में सफाई रहती है? भारतीय लोगों के दिल में सफाई रहती है। भारतीय लोगों की दिल कैसे होते हैं? भारतीय लोगों की दिल अच्छी होती है। इसके दिल में मानवता का गुण है, अपकार का गुण नहीं है, परोपकार का गुण है। बुरी भावना नहीं है, अच्छी भावना है, सच भावना है, सच्ची भावना है, सद्भावना है। मगर इसमें क्या भी होती है? क्या कष्ट आने पर भी दूसरों की सहायता करती है। जहाँ दिल में सफाई रहती है, दिल में सफाई माने क्या है? दिल में सफाई रहती है तो स्वच्छता, क्लीननेस हो तो हमारे होंठों पे सच भावनाएं बोलने लगती है दूसरों की। सच दिल में सफाई नहीं रहती है तो होंठों में सच्चाई नहीं बोलती है, बुरी भावनाएं बोलती है, झूठ बोलती है। झूठ बोलने से अच्छी मनुष्य होती है? अच्छी मनुष्य नहीं होती है। केवल अच्छी मनुष्य होने की संभावना क्या है? जहाँ दिल में सफाई होती है। होंठों पे सच्चाई रहने से, हमारे दिल सच्चाई रहने से मनुष्यों में अच्छी भावनाएं बहने की, दिल में अच्छी भावनाएं रहने से और दिल में अच्छी भावनाओं से रहने से दूसरे मनुष्यों से अच्छी पूर्वक, मर्यादा पूर्वक व्यवहार करने से इसी तरह भावनाएं इसमें मिलती है। हम उस देश के वासी हैं। किस देश के वासी है? वासी माने क्या है? निवसित करना है। किस देश में निवसित करना है? सभी लोग किस देश में निवसित करने आए? हमारी माँ है धरती, हमारी माँ है धरती, भारत की माँ है। धरती पर अन्न खाकर हमें खाता है, अन्न पैदा करती है। अच्छी पानी के लिए, पीने के लिए पानी भी इसी धरती पर मिलती है। రైతులు माने किसान लोग अच्छे अन्न पैदा करने के लिए रात दिन तक अच्छी व्यवसाय करने से हमें खाने के लिए खाना मिलता है। इसी तरह अन्न किससे उपज मिलता है? किससे उपज मिलती है? धरती से मिलती है। इसीलिए धरती सभी के लिए माँ है। सभी के लिए माँ भी क्या है? धरती है। धरती माँ के समान है। मेहमान की अच्छी व्यवहार करते हैं भारतीय लोग। होंठों पे सच्चाई रहती है। धरती माँ है, गैरों से अपनाया करता है। गैरों से माने क्या है? पराये लोगों से अच्छी व्यवहार करना को गैरों भी कहते हैं। गैरों से अच्छी व्यवहार करती है। हमारे देश में शहीद होती है। देश के लिए प्राण अर्पण करने वाले लोगों के लिए क्या कहती है? शहीद कहती है। इस शहीद दिवस हर साल मई और सभी लोग इस दिन हर साल मनाया जाता है भारत देश में। इसको तेलुगु में क्या कहते हैं?
అమరవీరుల संस्मरण दिनोत्सव कहते हैं। इसी तरह कहने से शहीदों की याद दिलाती है। फूल की चाह नामक कविता में माखनलाल चतुर्वेदी ने क्या कहा है? माखनलाल मैं शहीदों के बारे में आपको पिछले कलांश में बताया। शहीद माने क्या है? शहीद देश को प्राण अर्पण करने वालों को शहीद कहते हैं। इस शहीदों के दिवस हर साल भारत देश में मनाया जाता है। शहीदों के कष्टपूर्वक व्यवहार करने से, लड़ाई से हमें स्वतंत्र मिला गया। 1947 अगस्त 15 को मैं भी भारत देश को स्वतंत्र मिला गया। इस शहीदों की खुशी से भारत देश स्वाधीन हो गया। हमें गैरा मिलता है, शहीद मिलता है। इसी तरह इस भाव को होंठों पे सच्चाई रहती है। किसके होंठों में सच्चाई रहती है? भारतीय होंठों में सच्चाई रहती है। जहाँ दिल में सफाई रहती है, किसके दिल में सफाई रहती है? भारतीयों के दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं। किस देश के वासी हैं? भारत देश के वासी हैं। इस देश में गंगा बहती है। इसी तरह पंच का भाव पिछले कलांश में मैं भी बताया, इसके कलांश में मैं भी बताया आपको। आपके समझ में आई है? नहीं है? समझ में आई है तो ओके, समझ में नहीं आई है तो खड़ा होकर मुझसे बोलने से फिर भी इस पद्यांश को मैं भी बताने के लिए प्रयत्न करूंगी। में मैं भी 4 पद्यों का भाव को आपको बताया। पिछले कलांश में 4 पद्यों का भाव आपको बताया। पिछले और इस कलांश में कुल मिलाकर 8 पद्यों का भाव एक ही बार आपको बताने की मैं भी प्रयत्न करूंगा। विवरणात्मक विवरण मैं भी फिर भी आपके देने के लिए मैं भी प्रयत्न करूंगा। पहले पद्य का भाव होंठों पे सच्चाई रहती, इसमें शब्दार्थ होती है। इसमें 8 पद्यों में शब्दार्थ होती है। फिर भी आपको पुस्तिका पर लिखने का प्रयत्न कीजिए। फर्स्ट पद्य का भाव, 8 पद्यों का भाव, 8 पद्यों का भाव मैं भी फिर आपको बताऊंगी। होंठ माने क्या है? इसमें कठिनार्थ क्या है? होंठ माने क्या है? लिप्स, होंठ। दिल माने क्या है? दिल, मन। वासी माने क्या है? वासित करना। मेहमा माने क्या है? अतिथि है। मेहमा माने क्या है? मेहमा माने क्या है? अतिथि है। धरती माने क्या है? पृथ्वी। आपको मालूम है धरती माने क्या है? पृथ्वी है। सदियों माने क्या है? शताब्दी है। सदियों माने क्या है? शताब्दी है। शताब्दी को इन इंग्लिश सेंचुरी कहते हैं। इसी तरह इसमें 3 मुहावरा आता है। जान से प्यार होना, मतलब के हंदी होना, मतलब के रोटी पूजना। इसी तरह मुहावरा इसमें आती है। इस पद्यांशों के भाव को मैं भी हिंदी में फिर एक बार समझने के लिए प्रयत्न करूंगी। आपसे समझने के लिए तैयार है? नहीं तैयार है? ओके, मैं भी इसको पद्यों की भाव की मैं भी ज्ञानपुर की बताऊंगी। आप ध्यान से सुनिए। इसका भावार्थ को मैं भी बताना है। इसकी भावार्थ को मैं भी बताना है। मेनली इस भावार्थ इसका इस ऐसे क्वेश्चन के रूप में इसी टेक्स्ट बुक की टेस्ट में आने की संभावना होती है। इसमें मैं भी भावार्थ की समझाऊंगी। होंठों पे सच्चाई रहती है। जहाँ होंठों में सफाई होने के कारण दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं। इसी तरह भारत देशों की होंठों पे सच्चाई रहती है। इसके दिल में सफाई भी रहती है। भारतीयों के बारे में
इसमें शैलेंद्र जी ने क्या कहा है, जिस देश में पवित्र गंगा नदी बहती है वैसे पवित्र हृदय वाले भारतवासी हैं। गंगा नदी आपको मालूम है, गंगा नदी होंगे। गंगा नदी के भारतीय लोगों के हृदय में निर्मल भावना रहती है, ऊंटों पर सच्चाई रहती है, मेहमानों की अपने प्राणों से ज्यादा समझने वाला है, जो कुछ पैसे अपने पास कमाती है उसकी अपने जीवन खुशी से बिताने वाले हैं, मानव सेवा ही माधव सेवा समझने वाले हैं, भारत हर प्राण की कीमत जानते हैं, वे सारे संसार को मिलजुल कर रहने का, प्रेम से रहने का संदेश देता है, भिन्न की वो अपनी वासियों से भी मिलकर रहने वाले विशाल हृदय है। भारतवासी कभी भी स्वार्थी के अंधे बनकर जीवन में स्वार्थी नहीं बन जाकर अपना जीवन व्यतीत करता है। इसी तरह भारतीय लोगों में अच्छी भावनाएं भी रहती है। देखकर आपको बताना पड़ता है। इस चित्रों की मैं भी एक बार शाम पट पर खड़ा होकर आपको दिखाऊंगी, आप ध्यान से देखिए। पद्यों की शब्दार्थों की लिखकर यही पद्य पर लिखकर लाया, शाम पट पर एक की बार एक से एक तक आपकी दिखाऊंगी, आप ध्यान से देखिए। दूंगी आपकी पद्यों की तरह मैं भी लिखकर लाया हूँ, आपको ध्यान से देखकर नोटबुक में लिखने का प्रयत्न कीजिए। पहले फिर मैं इस भावार्थ को समझने की प्रयत्न करूंगी। यही होती है कि एक ही बार मैं भी बता दूं पद्यांश के भाव की, आप ध्यान से सुनिए। आप ध्यान से सुनिए। हम उस देश के वासी हैं जहाँ सिर्फ अच्छाई रहती है, सबके होंठों पर सच्चाई होती है, यहाँ पवित्र गंगा नदी रहती है, यहाँ हम मेहमानों की अपने प्राण से भी ज्यादा महत्व देते हैं। कुछ हमारे पास होता है हम उसी के संतोष करते हैं, हम अधिक की लालच नहीं करते हैं। जहाँ पर जन्मभूमि अपने सारे बच्चों के लिए कई शताब्दियों से सब कुछ सहते हैं, पवित्र गंगा नदी जिस देश में गंगा बहती है उस देश के वासी है, जो संसार के सारे विषय जानते हैं, लेकिन वे इंसान हैं और इंसान के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। विश्व के पूर्व दिशा में रहने वाले हम भारतवासी, हम प्राण की कीमत जानते हैं। इसका अर्थ है मानव सेवा, माधव सेवा है। जिस देश में मिलजुल कर रहो और दूसरे के प्यार करो, यह संदेश इस पाठ से मिलता है। इस संदेश का भाव क्या है? मिलजुल के रहते हैं और दूसरों से प्यार करते हैं।
इस प्यार करने से क्या भी मिलता है। और जहाँ गंगा पवित्र नदी रहती है उस देश के हमें बनती है। भिन्न संस्कृति और देशवासियों में भी मिलजुल कर जो हमें सीखते हैं, हम सीखा है। इसलिए कभी भी स्वार्थ में अंधे होकर माने क्या है, स्वार्थ छोड़कर निस्वार्थ भावनाओं से भारत देशवासियों दूसरे वासियों की साथ स्नेह पूर्वक वातावरण से मिलजुल कर रहते हैं। इसे रहने से हमें क्या मिलता है, सच्चाई रहती है, स्वार्थ भावना नहीं छोड़ती है। हम केवल ही नहीं बल्कि सारे विश्व के दुनिया से हमें पवित्र गंगा नदी बहती है। हम इस देश के वासी हैं, भारत देश के वासी हैं। और इस तोड़े में गुजारा का मतलब क्या है, इसमें तोड़े में गुजारा है। इसमें भारत के लोग लालची नहीं है, उनमें संचाई की प्रवृत्ति होती है। संचाई की प्रवृत्ति माने क्या है, संचाई की प्रवृत्ति माने क्या, माइग्रेशन, एक से दूसरे तक रहना है, जाना है, उससे मिलना है। इसी तरह प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, संचाई की प्रवृत्ति कहते हैं। इस प्रवृत्ति से दूसरे की संपत्ति पर बुरी दृष्टि नहीं होती है, लोभ में पड़कर गलत काम नहीं करते हैं। शैलेंद्र कुमार जी के अनुसार भाईचार की प्रेम की भावना अच्छाई लगती है, बाकी सभी कुछ नश्वर है। इसलिए हम कहते हैं कि मिलजुल के रहो, प्यार करो, क्योंकि ये की संपत्ति है, किसी नाम नहीं होता है, ये सदैव रहते हैं। इस तरह जिस देश में गंगा बहती का सारांश आपको भी मैं भी बताया। आप जान से सुनकर आपसे यदि शंका होते हैं तो मैं भी बोलने की प्रयत्न कीजिए। आपको मैं भी फिर గంగా భారతి అనేటువంటి పాఠము ఇప్పటి వరకు నేను హిందీలో చెప్పడం జరిగింది. అయితే మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో మన స్కూల్స్లో సెకండ్ లాంగ్వేజ్ రూపంలో మన హిందీని ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది. మనం మాట్లాడే భాష తెలుగు భాష కాబట్టి మనకి అంతా తెలుగులో అర్థం అవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క భావాన్ని నేను ఒకసారి తెలుగులో చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. తెలుగులో దీని యొక్క భావం తెలుగు మే ఇస్కా భావ్, తెలుగులో దీని యొక్క భావము. శైలేంద్ర తెలుగులో నేను దీని యొక్క భావాన్ని మరొకసారి చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. శైలేంద్ర కుమార్ జీ గారు భారతదేశం యొక్క గొప్పతనాన్ని ఉద్దేశించి మనకి ముఖ్యంగా దీని గురించి చెప్పడం జరిగింది. ఈ పాఠాన్ని రచించిన వ్యక్తి ఎవరంటే శైలేంద్ర జీ గారు. శైలేంద్ర జీ గారు 1923 ఆగస్టు 30వ తేదీన రావిల్పిండి అనేటువంటి గ్రామంలో పుట్టడం జరిగింది. ఆయన చిన్న వయసులోనే ఆయన ఆగ్రాకి మధుర రావడం జరిగింది. తల్లిదండ్రులతో ఆయన మధురలో ఉండడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఆయన చిన్న వయసులో 1947లో ఆయనకి రైల్వే ఉద్యోగం వచ్చింది. రైల్వే ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత ఆయన మనస్సు రైల్వే ఉద్యోగం చేయడంతో పాటు ఆయన ఎక్కువగా కవిత్వాల పట్ల ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపి ఆ కవిత్వాలు రాయడంలో ఆయన చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపడం జరిగింది. ఇలా చూపడంతో ఆయన ఎక్కువగా లిరిసిస్ట్గా 200కు పైగా కవిత్వాలు రాయడం జరిగింది. ఈయన యొక్క దృష్టి మన హిందీ యాక్ట్రెస్ అయినటువంటి రాజ్ కపూర్ మీద పడడం జరిగింది. రాజ్ కపూర్ గారు ఈయన కలిసి అంటే శైలేంద్ర గారు ఇద్దరూ కలిసి ఒక పత్రికని బయటికి రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. ఆ పత్రిక పేరు ఏంటంటే బర్సాత్ అనేటువంటి పత్రిక. ఈయన 1966లో చనిపోవడం జరిగింది. అయినప్పటికీ ఈయన 1947లో భారతదేశ స్వతంత్రోద్యమ కాలంలో అనేక జిత్తులు చేయడం జరిగింది. భారతదేశ వీరుల్ని భారతీయ మనోభావాల్ని రెచ్చగొట్టకుండా ఉండే విధముగా రాసినటువంటి కవిత్వాలకు వ్యతిరేకంగా మంచి ఉద్దేశాలతో ఆయన స్నేహపూర్వక వాతావరణంలో అనేక మంచి కవిత్వాలని ఇందులో పొందుపరచడం జరిగింది. ఈయన 200కు పైగా కవిత్వాలు రాయడం జరిగింది. ఈ కవిత్వాల్లో ముఖ్యమైనటువంటి కవిత్వం ఏదనగా బర్సాత్ అనేటువంటి కవిత్వం.
అదే విధంగా ఈయన రాసినటువంటి పద్యాల్లో ముఖ్యమైనది జిస్ దేశ్ మే గంగా బహతీ హై, ఏ దేశంలో అయితే గంగ ప్రవహిస్తుందో ఆ దేశం చాలా మంచిది. ఎందుకనగా గంగ అనేది పవిత్రమైనటువంటి నది, పుణ్యమైనటువంటి పుణ్యక్షేత్రాలకు పుట్టినిల్లు భారతదేశం. ఈ భారతదేశంలో గంగా నది భారతదేశటువంటి శిఖరాల నుంచి మనకి ఆకాశం నుంచి రావడం వల్ల ఇది గంగోత్రిలో పుట్టడం జరిగినది. గంగోత్రి నది ఒడ్డున వారణాసి, అంతేకాకుండా ఋషికేశ్, హరిద్వార్ అనేటువంటి పుణ్యక్షేత్రాలు వెలిసినవి. ఈ గంగా నదిలో స్నానం చేస్తే మనకు అనేటువంటి పాపాలు పోతాయనేటువంటి మనకి భారతీయులటువంటి పూర్వకాలం నుంచి వస్తున్నటువంటి నమ్మకం. అదే నమ్మకంతో మన వాళ్ళు గంగా నదిని, పుణ్యక్షేత్రాలని ఎంతో బాధ్యతగా, ఎంతో పుణ్యంగా పూజించడం జరుగుతున్నది. ఎంతో బాధ్యతగా గంగా నది పట్ల వ్యవహరించడం కూడా జరుగుతున్నది. ఎందుకనగా గంగా నదిలో నీరు కలుషితమైనప్పటికీ కూడా ఆ నీటిని తీయడానికి మన వాళ్ళు ఎంతో, ఆ నీటిని అందులోకి వెళ్లకుండా చేయడానికి మన భారతీయులు ఎంతగానో కృషి చేయడం కూడా జరిగినది. అయితే ఈ భారతదేశం యొక్క గణాలను గురించి ముఖ్యంగా శైలేంద్ర కుమార్ గారు ఇందులో చాలా బాగా వివరించారు. ఎందుకంటే భారతీయులటువంటి మనసులో స్వచ్ఛత ఉంటుంది, వాళ్ళ పెదవులో మంచి భావాలు వస్తాయి. అంతేకాకుండా వారు భారతదేశంలో వచ్చినటువంటి అతిథుల్ని ఎంతగానో గౌరవిస్తారు, ఎంతో బాగా చూస్తారు, వాళ్ళతో స్నేహపూర్వక వాతావరణంలో ఉంటారు. అంతేకాకుండా వాళ్ళు, ఈ అతిథులు అనేవాళ్ళు ప్రాణం కన్నా మిన్నగా అతిథుల్ని ప్రేమిస్తారు. అంతేకాకుండా వీళ్ళు మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి భూమి అందరికీ పుట్టినిల్లు లాంటిది, మనకు తల్లి లాంటిది. కాబట్టి కొంతమంది చాలా తెలివితేటలుగా ఉంటారు, ఒక సైంటిస్టులుగా ఉంటారు, భారతదేశ ఖగోళ పరిశోధకులై ఉంటారు, అంతరిక్షానికి వెళతారు, అన్నీ చేయగలుగుతారు. కానీ మనిషి యొక్క విలువను గుర్తించలేకపోతారు. కానీ వారే కాదు, ఆ మనుషులే కాదు, అలాంటి మనుషులు చెడ్డవారు ఉన్నారు, మంచివారు ఉన్నారు. కొంతమంది చెడ్డగాను ఉన్నారు, మంచిగానే ఉన్నారు. మనము చెడ్డవాళ్ళ గురించి మాత్రమే అనుకుంటున్నాము, మంచి వాళ్ళ గురించి మనం అనుకోము. మంచి డాక్టర్స్ ఉన్నారు, మంచి ఇంజనీర్స్ ఉన్నారు. మంచి డాక్టర్స్ లేకుండా ఈ రోజు మనకి కరోనా ఎంతగానో విజృంభించింది. డాక్టర్లు ఎంతగానో మన ప్రజలందరికీ ఎన్నో సేవలు చేసి ఎంతో వేల మంది డాక్టర్లు చనిపోయిన వారు కూడా ఉన్నారు. అంటే డాక్టర్ల సేవ మనము ఉచితంగా, వారి గురించి, వారి సేవని మనము నోటి మాటలతో చెప్పలేము. వారి సేవ చాలా విలువైనది. వాళ్ళు ఎంతగానో మన యొక్క కరోనా పేషెంట్స్ ని వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళకు కూడా లెక్క చేయకుండా మన కోసం, మన ఇంట్లో వాళ్ళ కోసం, అందరి కోసం వారు ఎంతో శ్రమించి మనకి కరోనా నుంచి మనల్ని విజయలై చేసి కూడా తీసుకొచ్చినటువంటి డాక్టర్స్, పారిశుద్ధ్య కార్మికులు, అంతేకాకుండా నర్సులు, ప్రభుత్వము అన్ని విధాలుగా మనకి ఎంతగానో సహకరించింది. అదే విధంగా అంటే అన్ని మంచివారు ఉన్నారు. ఇందులో ఎగ్జాంపుల్గా ఎందుకు చెప్పడం జరిగింది, మంచి డాక్టర్స్ ఉన్నారు. అంటే వైద్యము కొంచెము అందుబాటులో అందించలేని డాక్టర్స్ కూడా ఉన్నారు, సదుపాయాలు లేక. అలాంటి డాక్టర్స్ ఉన్నారు, ఇలాంటి వారు కూడా ఉన్నారు. అంటే ఉన్నప్పటికీ కూడా మనిషి విలువ తెలిసి నడుచుకునే మంచి వ్యక్తులు కూడా భారతదేశంలో ఉన్నారు. అందువల్ల దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఎంతో మంది డాక్టర్స్, ఎంతో మంది వీరులు, ఎంతో మంది చనిపోవడం జరిగింది. ఇలాంటి జయించిన వారు ఉన్నారు. కానీ భారతదేశంలో ఇవన్నీ గుర్తిస్తున్నారు కాబట్టి మనం ఇంతమంది విజయులమై, కరోనా నుంచి విముక్తులమై మనం బయటికి రావడం కూడా జరిగింది. అంతేకాకుండా భారతదేశంలో అందరూ కలిసిమెలిసి ఉంటారు, ఒకళ్ళు ప్రేమగా వ్యవహరించుకుంటారు. తల్లిదండ్రులు అన్నదమ్ముల వలె అక్క చెల్లెలు అనే భావనతో జీవిస్తూ ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళు ఎవరు మన భారతదేశంలో ఉన్నారు. అంతేకాకుండా వాళ్ళ నుంచి మనం ఏమి నేర్చుకోవాలి, ఇతర దేశం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళని కూడా మన వాళ్ళు గౌరవించి, స్నేహపూర్వకంగా ఆదరించి, వాళ్ళకి ఎంతో మర్యాదపూర్వకంగా నడుచుకుంటూ వాళ్ళని ఎంతో గౌరవంగా ఆహ్వానించడం కూడా జరిగింది. అంతేకాకుండా భారతదేశం ప్రపంచ దేశాలతో మనకి ఇంత ముంజందుగా ఉందంటే
ప్రపంచ శాంతి దేశాలతో భారతదేశము అన్ని దేశాలతో శాంతి ఒప్పందాలు చేసుకుంటూ ఈ రోజు ముందుకు నడుస్తుందంటే మనకి ఐక్యరాజ్య సమితి అనేది ఇతర దేశాలకి మన దేశాలకి మధ్య ఎటువంటి గొడవలు రాకుండా మనకి శాంతియుత పరిష్కార మార్గాలని తీసుకురావడానికి ఐక్యరాజ్య సమితి ఎంతగానో మనకి ఈనాడు కృషి చేస్తూనే ఉంది. అందువల్లే భారతదేశం ఇతర దేశాల వారిని కూడా ఆహ్వానిస్తూనే ఉంటుంది. అలాంటి లక్షణాలు ఉన్న భారతదేశం, ఎందుకంటే మన దేశంలో గంగా నది ప్రవహించడం వల్ల ఇటువంటి మంచి లక్షణాలతో భారతదేశ ప్రజలు మంచిగా ఉంటారు. పరోపకార భావం, అంతేకాకుండా మంచి లక్షణం, మానవత్వమైనటువంటి సత్యం మాట్లాడడం, అహింస అనేటువంటి గుణాలు కలిగి ఉంటారు. ఇలాంటి లక్షణాలన్నీ భారతీయుల్లో ఉన్నాయని శైలేంద్రజీ గారు ఈ కవి పరిచయం, ఈ భావార్థాన్ని ఇంత వివరంగా మనకి వివరించడం జరిగింది. पाठ्यांश में एक ही भाषा की बात दिया गया है. भाषा की बात माने क्या है? ग्रामर. ఈ పద్యంలో గ్రామర్ ఇవ్వడం జరిగింది. గ్రామర్ ఇందులో టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఇవ్వడం జరిగింది. టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఎన్ని రకాలు? హిందీలో సరళ వాక్యము, సంయుక్త వాక్యము, మిశ్రిత వాక్యము. ఏ వాక్యాలు? సరళ వాక్యము, సంయుక్త వాక్యము, మిశ్రిత వాక్యము. మీరు ప్రతి ఒక్కళ్ళు టెక్స్ట్ బుక్ లో క్లియర్ గా చూసుకుంటూ ఉండండి. నేను ప్రతిదీ ఎగ్జాంపుల్ తో మీకు వివరణ ఇస్తాను. हम भारतवासी हैं ఒకటి ఇచ్చారు. हमारे होंठों पर सच्चाई रहती है, हमारे दिल में सफाई रहती है, हम हर जान की कीमत जानते हैं. ఇటువంటి వాక్యాలు స్వతంత్ర రూపంగా నిర్వహించబడతాయి ఉంటాయి. అంటే ఈ వాక్యము వేరొక వాక్యంతో కలవదు. ఒక సబ్జెక్టు, ఒక ఆబ్జెక్టు, ఒక వెర్బ్ మాత్రమే ఉంటుంది. కర్త, కర్మ, క్రియ మాత్రమే ఉంటుంది ఈ యొక్క సెంటెన్స్ కి. అలాంటి సెంటెన్స్ ని ఏమంటారు? సరళ వాక్యం అంటారు. ఈ సరళ వాక్యాలకి హం భారతవాసి, మనం ఎవరు? భారతవాసులు. హమారే ఓంటో పర్, మన పెదవుల మీద ఏముంది? స్వచ్ఛత ఉంది. हमारे दिल में सफाई रहती है. एक ही वाक्य दूसरे वाक्य नहीं है. एक ही वाक्य दूसरे वाक्यों से नहीं मिल जाने वाले वाक्यों को क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं. दूसरे क्या है? संयुक्त वाक्य है. संयुक्त वाक्य क्या है? हम भारतवासी हैं और मरियू भारतवासी हमारा है. భారతీయులందరూ మా వల్లే, మేమే భారతీయులు. हमारे होंठों पर सच्चाई रहती है, మన పెదవుల మీద స్వచ్ఛత ఉంది. మరియు మనసులో ఏముంది? శుభ్రత ఉంది. हम सब भारतीय है, మనందరం భారతీయులు. అందువల్ల మనం ఎవరు? మనందరం ఒకటే. అంటే ఏంటి? ఒక వాక్యానికి రెండో వాక్యము జోడించకుండా ఉండేదాన్ని సరళ వాక్యం అంటారు. ఒక వాక్యానికి ఔర్ और 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 इसलिए, इसी तरह, इसलिए, इसी तरह. संयोजक, संयोजक माने क्या है? अंग्रेजी में प्रीपोजिशन कहते हैं. अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं. प्रीपोजिशन कई प्रकार के होते हैं और जब तब कई तरह की होती है. इसी तरह वाक्यों के मध्य में जुड़ने से इस वाक्यों की एक ही अर्थ होती है. రెండు వాక్యాలలో మధ్యలో ఔర్ గాని సంయోజకను వాడడం వల్ల రెండు వాక్యాలు ఒకదానితో ఒకటి జోడి ఒకే భావాన్ని ఒక భావంతో మరొక భావాన్ని కలిపి వేసేలాగా ఉండి మంచి అర్థాన్ని ఇస్తాయి. మూడో వాక్యంగా మిశ్రిత వాక్యం. మిశ్రిత వాక్య క్యా హై? మెహమా జో హమారా వాతర్. ఎక్కడైతే అతిథులు ఉంటారో వాళ్ళు ప్రేమగా ఉంటారు, వాళ్ళతో ప్రేమగా ఉంటారు. అంటే ఎక్కడైతే ఉంటారో వాళ్ళతో ప్రేమగా ఉంటారు. ఇటువంటి తరహా అంటే ఎక్కడ ఎవరైతే ఆ ప్రజలో అక్కడ వాళ్ళు ఏం ప్రవహిస్తుంది? గంగా నది ప్రవహిస్తుంది. ఇలాంటి రెండు రకాలైనటువంటి వాక్యాల్ని కలిపేటువంటి పదాలని ఒక వాక్యం ఇంకొక వాక్యం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ వాక్యాల్లో
ఏంటి, ఒక వాక్యం మరొక వాక్యంతో ఆధారపడి ఉంటుంది. అలాంటి వాక్యాన్ని మనం ఏమంటాము, అలాంటి వాక్యాలు మనం ఏం చెప్తాము, మిశ్రిత వాక్యం అని చెప్తాము. అంటే 3 వాక్యాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇందులో సరళ వాక్యం, సంయుక్త వాక్యం, మిశ్రిత వాక్యం. ఈ పాఠము ఇక్కడ కంప్లీట్ అయినది. జిస్ దేశ్ మే గంగా బహతీ హై ముందు యొక్క పీరియడ్లో ఈ పీరియడ్లో కలిపి 8 పద్యాల యొక్క భావాన్ని నేను చెప్పడం జరిగింది. అయితే విన్న ప్రతి పిల్లలకి నా యొక్క కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అంతేకాకుండా నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి కేజీబీవీ ఏపీ సమగ్ర శిక్ష టీమ్ అండ్ ఏజీసీడీఓ మేడం మహాలక్ష్మి గారికి, మా కేజీబీవీ ఈస్ట్ గోదావరి ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్ అండ్ ఏపీసీ గారికి, రమాబాయి గారికి, మా కేజీబీవీ రంపచోడవరం ప్రిన్సిపాల్ గారు అయినటువంటి జి రాజేశ్వరి మేడం గారికి, మా తోటి స్టాఫ్కి మరి ఒకసారి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి అందరికీ, నాకు ఈ సమయం కలిగించినటువంటి అందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను.